डियर स्टूडेंट्स, आपके सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स 2 में आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। तो जिस तरह से हम सभी की प्रकृति है, आजकल हमारा कैसा नेचर है, डुअल नेचर है। हम सभी डुअल फेस्ड हैं, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही प्रकाश की भी दोहरी प्रकृति होती है। जो लाइट है उसका नेचर भी कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। कभी कभी वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, वेव्स की फॉर्म में एमिट होती है लाइट, और कभी कभी वो कणों के रूप में उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में उत्सर्जित होता है, फोटॉन्स के रूप में एमिट होता है। तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस डुअल नेचर के बारे में बताया है प्रकाश के। तो जिसमें पहले हैं न्यूटन। न्यूटन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना कण का सिद्धांत दिया, न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी उन्होंने दी है। और उसमें उन्होंने ये बताया कि जब किसी स्रोत से, किसी सोर्स से लाइट एमिट होती है तो वो छोटे छोटे कणों के रूप में उत्सर्जित होती, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं जिसको ही कणिकाएं कहते हैं। न्यूटन ने उसको क्या नाम दिया, कणिकाएं, कॉर्पस्कल्स कहते हैं उसको। और ये जो कणिकाएं होती हैं, ये जो सूक्ष्म कण होते हैं, वो सभी दिशाओं में गति करते हैं, लेकिन सीधी रेखा में गति करते हैं। उन्होंने बताया कि जब ये कणिकाएं हमारे आंख के रेटिना पर गिरती हैं, जब ये जो कॉर्पस्कल्स हैं वो हमारे आंख के रेटिना पर गिरते हैं, तब हमें चीजें दिखाई दे जाती हैं। हम जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं वो कब देख पाते हैं, जब वो सूक्ष्म कण हमारे आंख के रेटिना पर गिरते हैं। अलग अलग प्रकार के जो कलर होते हैं उनके कणों का साइज भी अलग अलग होता है, ऐसा बताया न्यूटन ने। और उन्होंने बताया कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है। न्यूटन ने और क्या बताया कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है एंड रिफ्रैक्शन होता है। इतनी ही बातें न्यूटन ने अपनी कण का सिद्धांत में बताई थी, अपनी कॉर्पस्कल्स थ्योरी में बताई थी। और बाकी बातें नहीं बताने की वजह से एक साइंटिस्ट थे हाइगेन। कौन थे, हाइगेन। उन्होंने अपनी वेव थ्योरी दी, जिसको कहते हैं हाइगेन्स वेव थ्योरी, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। लेकिन हाइगेन ने अपने सिद्धांत में, अपनी थ्योरी में क्या बताया कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, वेव्स की फॉर्म में इमिट होता है, ऐसा बताया हाइगेन ने। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो तरंगें हैं वो यांत्रिक तरंगें होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इनके लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। वेव के ट्रांजिशन के लिए, संचरण के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और मीडियम कैसा होना चाहिए, ईथर का। ऐसा उन्होंने इमेजिनेशन किया कि जो मीडियम है वो ईथर होना चाहिए। ईथर ऐसा होता है कि उसका घनत्व, जो उसकी डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, लेकिन उसकी प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा बताया हाइगेन ने अपने थ्योरी में कि प्रकाश जिन तरंगों के रूप में चलता है वो होती हैं यांत्रिक तरंगें। और यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए, ट्रांजिशन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और वो मीडियम कैसा होना चाहिए, ईथर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया, जिसको कहते हैं हाइगेन्स वेव थ्योरी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई किसको, मैक्सवेल को। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उनको ये बात समझ नहीं आई उनकी, इसीलिए उन्होंने अपनी रिसर्च और करी। और उन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं, जो लाइट की वेव्स होती हैं, वो यांत्रिक तरंगें नहीं होती, मैकेनिकल वेव्स नहीं होती, वो होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसा किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और उसमें उन्होंने बताया
जो हाइगेन ने बताया था कि ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैक्सवेल ने बताया कि ये मैकेनिकल वेव्स नहीं होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती हैं। जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो चलती हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। और उन्होंने एक और साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया है, हर्ट्ज आवृत्ति के बारे में बताया है, इसीलिए आवृत्ति की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसा प्रूव कर दिया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित किया और उसमें उन्होंने ये देखा कि ये जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है वो तरंगों के रूप में हो रहा है, और ये तरंगें होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें दोनों तरह के गुण होते हैं, विद्युत के गुण भी होते हैं और चुंबक के गुण भी होते हैं, और ये सीधी रेखा में चलती हैं, अलग अलग दिशाओं में या फिर निर्वात में भी गति कर सकती हैं, ऐसा बताया मैक्सवेल और हर्ट्ज ने अपनी थ्योरी में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे प्लैंक। कौन थे? प्लैंक। और प्लैंक ने भी अपनी एक क्वांटम थ्योरी दी, जिसको कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी में ऐसा बताया कि जो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी का संचरण लगातार नहीं होता है। जो प्रकाश ऊर्जा है वो उसका ट्रांजिशन लगातार नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, वो छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में होता है। छोटे छोटे जो गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि प्रकाश गति करता है, तो कौन सी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? गतिज ऊर्जा। तो प्लैंक ने बताया है कि ये जो प्रकाश है वो छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में संचरित होता है, और जो ऊर्जा बंडल होते हैं या जो ऊर्जा पैकेट होते हैं उनको ही उन्होंने क्वांटा का नाम दिया। उन्होंने उन पैकेट्स को क्या कह दिया? क्वांटा, या उन्हें कह देते हैं फोटॉन्स, जो होते हैं प्रकाश के कण। प्लैंक ने क्या बताया कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो लगातार ना संचरित होके, उसका ट्रांजिशन कंटिन्यूस ना होके, छोटे छोटे एनर्जी बंडल के रूप में होता है, ऊर्जा पैकेटों के रूप में होता है, और ऊर्जा पैकेट्स को कह देते हैं हम, क्या कह देते हैं? क्वांटा या फिर फोटॉन्स। और उन्होंने ही ये बताया कि जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो किसके सीधे समानुपाती होती है? प्रकाश की ऊर्जा के। जो ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा, वो सीधे समानुपाती होती है जो फोटोन की आवृत्ति है या जो प्रकाश के कण है उनकी फ्रीक्वेंसी है, उसके सीधे समानुपाती होती है। E is directly proportional to nu। न्यू को ही, जैसा कि मैंने पहले बताया है, न्यू को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, उनका नाम भी आपने सुना होगा, और उन्होंने एक प्रकाश के वैद्युत प्रभाव को दिखाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया है लाइट के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और उन्होंने उसमें ये बताया कि किसी स्रोत से जब प्रकाश उत्सर्जित होता है तो वो किसके रूप में उत्सर्जित होता है? कणों के रूप में उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में उत्सर्जित होता है, और उन कणों को ही हम क्या कह देते हैं? फोटोन कह देते हैं। प्लैंक की बात को फॉलो करते हुए उन्होंने भी, आइंस्टाइन ने भी यही बताया कि जो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की। जो एनर्जी ऑफ लाइट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। उन्होंने प्लैंक को फॉलो करते हुए ये बात बताई। तो इतनी सारी थियरीज दी हैं, आप इन्हें डिटेल में पढ़ लेंगे। आपके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। इतनी सारी थियरीज दी हैं, सभी अलग अलग साइंटिस्ट हैं और सबने अलग अलग बातें बताई। तब एक साइंटिस्ट थे नील बोर। कौन थे? नील बोर। और उन्होंने इन सभी को मर्ज कर दिया। इन सबों ने जो छोटी छोटी अलग अलग बातें बताई थी अपनी अपनी रिसर्च में, किसी ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में होता है,
किसी ने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में होता है। तो इन सभी की बातों को मर्ज करते हुए नील बोहर ने ये बताया कि जो प्रकाश है उसका नेचर डुअल होता है। उन्होंने इन सभी साइंटिस्ट को फॉलो किया, इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया और उन्होंने प्रकाश की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट किया। तो सभी साइंटिस्ट की थ्योरी के बेसिस पर एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, उन्होंने सबकी थ्योरीज को मर्ज कर दिया और अपनी एक थ्योरी बनाकर उसको नाम दे दिया नेचर ऑफ लाइट का। और उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है उसका डुअल नेचर होता है। जैसा कि सभी ने बताया था अपनी अपनी थ्योरीज में, किसी ने बताया कि ये तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है, वेव्स होती हैं, और किसी ने बताया कि ये पार्टिकल्स के रूप में उत्सर्जित होता है, कण होते हैं। तो डी ब्रोगली ने सभी को मिक्स करते हुए ये बताया कि जो प्रकाश है एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम हमारे आसपास की सभी चीजों को देख पाते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उन्हें फील कर पाते हैं। उसी ऊर्जा को हम क्या कह देते हैं? प्रकाश ऊर्जा। और ये जो प्रकाश की तरंगें हैं, लाइट वेव्स, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में चलती हैं। ये अलग अलग दिशाओं में भी चल सकती हैं, ये वैक्यूम में भी, निर्वात में भी चल सकती हैं। तो जो लाइट है वो दोनों तरह का नेचर को पजेस करती है। एक होता है वेव नेचर, तरंग के रूप में, और दूसरा है पार्टिकल नेचर, कणों के रूप में। जो इंटरफेरेंस है व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन है विवर्तन, रिफ्लेक्शन है परावर्तन, रिफ्रैक्शन है अपवर्तन, एब्जॉर्प्शन है अवशोषण, पोलराइजेशन है ध्रुवण, डिस्पर्सन है वर्ण विक्षेपण। इन सभी घटनाओं से ऐसा शो होता है, ऐसा प्रूव होता है कि जो लाइट है उसका नेचर वेव नेचर है, कि ये जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। और जो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया है, प्रकाश वैद्युत प्रवाह, उससे ये शो होता है कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में भी उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में उत्सर्जित होता है। तो डी ब्रोगली ने सभी को कंबाइन करते हुए बताया कि जो प्रकाश है उसका डुअल नेचर है, और वो प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और वो कणों के रूप में भी उत्सर्जित होता है। प्रकाश चाहे तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो, चाहे वो कणों के रूप में उत्सर्जित हो, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कह देते हैं? फोटोन कहते हैं। और किसी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? फोटोन की एनर्जी, जो साइंटिस्ट थे प्लैंक, उन्होंने अपने क्वांटम थ्योरी में क्या बताया कि जो प्रकाश उत्सर्जित होता है ऊर्जा पैकेटों के रूप में, बंडलों के रूप में, या क्वांटा की फॉर्म में, या फोटोन की फॉर्म में, उसकी ऊर्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आवृत्ति, द फ्रीक्वेंसी। जो प्रकाश है उत्सर्जित होता है उसकी ऊर्जा किसके सीधे समानुपाती होती है? आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। द एनर्जी ऑफ फोटोन और लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये प्लैंक ने बताया है। इसीलिए जब कांस्टेंट लगाते हैं तो वो कौन सा कांस्टेंट लगाते हैं? प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर प्लैंक कांस्टेंट। एच का मतलब क्या है? प्लैंक नियतांक। और ये है हमारी इक्वेशन 1। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का, वो है E = mc²। यहाँ पर मास है m, द्रव्यमान है, c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, h का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक का नियतांक, और न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति। और ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट भी एनर्जी के लिए ही है, इक्वेशन सेकंड भी एनर्जी के लिए ही है। तो हम इसको देखते हुए समान कर देंगे, क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा कैसी होगी? बराबर होगी। और m किसके बराबर आ जाएगा? hν/c²। अब जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ लाइट, प्रकाश का समवेग, वो कितना होता है? p से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बराबर होता है mc। जैसे कि आपने पहले भी सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा है, जो मोमेंटम है वो होता है p = mv। वहां पे वेलोसिटी होती है, यहाँ पर हम प्रकाश की बात कर रहे हैं
तो प्रकाश की चाल या वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से, इसीलिए यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया है, mc। तो अब m का ये फॉर्मूला हम यहाँ रख देंगे, तब p किसके बराबर हो जाएगा, h न्यू अपॉन c स्क्वायर इंटू c, और ये एक पावर चली जाएगी c की, ये हो जाएगा h न्यू अपॉन c। लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, तो न्यू की जगह हम ये लैम्डा रख देंगे, तब p बराबर हो जाएगा h इंटू c अपॉन c इंटू लैम्डा, और c से c कैंसिल हो जाएगी, तो p बराबर हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। या फिर अगर हम तरंगदैर्घ्य निकालना चाहें, वेवलेंथ निकालना चाहें जो प्रकाश है उसकी, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, h अपॉन p। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, जो प्रकाश है, जो भी प्रकाश उत्सर्जित होता है या तरंगों के रूप में या कणों के रूप में, उसकी तरंगदैर्घ्य को, वेवलेंथ को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण। जब हम किसी व्हाइट लाइट को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कराते हैं, तो जितनी लाइट हमें दूसरे एंड पर मिलती है, पास होकर मिलती है, उसमें हम देखते हैं कि उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होती है, कंपैरिजन में उसकी जो वेवलेंथ है वो कम मिलती है। इसका मतलब है हम ये समझ जाते हैं कि प्रकाश का अवशोषण कर लिया गया है उस सरफेस के एटम्स के द्वारा, इसीलिए हम उसको क्या कह देते हैं, प्रकाश का अवशोषण। जब प्रकाश किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजारा जाता है, तो जितना प्रकाश हमें गुजार कर, पास कराकर वापस मिलता है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। तरंगदैर्घ्य कम होने की वजह से हम क्या समझते हैं कि उस सरफेस के एटम के द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर लिया गया है, इसीलिए कुछ प्रकाश कम मिला है हमें, तो उसको ही हम क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण। और नेक्स्ट क्या है, कोहेरेंस, कला संबद्धता। और अगर कोई दो सोर्सेज, दो अलग अलग सोर्सेज हैं लाइट के, जो सेम वेवलेंथ की लाइट को इमिट करते हैं, जो प्रकाश वो उत्सर्जित करते हैं, उसकी तरंगदैर्घ्य एक समान होती है, इसका मतलब है कि उनकी ऊर्जा, जो एनर्जी है, वो भी सेम होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति भी सेम होगी, उनकी इंटेंसिटी, तीव्रता भी सेम होगी, इसीलिए उनकी तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ सेम है। और हम उन दो सोर्सेज को क्या कह देते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज, कला संबद्ध स्रोत कह देते हैं, और इसको ही हम क्या कह देते हैं, कोहेरेंस, कला संबद्धता। जब दोनों सोर्सेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, तब हम उन दोनों सोर्सेज को क्या कह देते हैं, कला संबद्ध स्रोत, और इसको क्या कह देते हैं, कला संबद्धता, कोहेरेंस कह देते हैं। तो ये जो आज का लेक्चर है, उसके नोट्स तो मैं आपको भेज ही दूंगी, लेकिन आपको इनिशियली जो मैंने थ्योरीज बताई थी अलग अलग साइंटिस्ट की, आपने क्या करना है, उनकी थ्योरी को डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ये सब डेली बेसिस पे काम आने वाली बातें हैं आपकी, इसीलिए आप उनकी थ्योरीज को पढ़िए और फिर मुझे बताइए, कोई क्वेरी होने पर मुझे बताइए, और नोट्स से भी पढ़िए, जिससे आप सब्जेक्ट को भी क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।